1828 में जो विलियम निकोल थे, उन्होंने नदी के किनारे एक मटेरियल देखा, जिन्होंने उसने देखा कि वो पूरा ट्रांसपेरेंट है, इधर से उधर देख सकते हैं। उन्होंने उसको अपना घर लेके आया। वो घर में लाने के बाद उन्होंने ये देखा कि अगर उस जो मटेरियल है उसके नीचे में एक पॉइंट को कंसीडर करें और पॉइंट के ऊपर में उस मटेरियल को रख देते, तो उस पॉइंट का जो इमेज हमको दिखेगा वो दो इमेज दिखेगा। कितने इमेज? 2 इमेज। तब जाकर के इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी करने चालू की। ठीक है, तो वहाँ से अच्छा 2 रेज हमको दिखाई दे रहे हैं, 2 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर यहाँ पर एक पॉइंट है, इसके ऊपर में ग्लास रखूँ और उसका एक पॉइंट ना दिख करके 2 पॉइंट दिखे, इसका मतलब है कि वहाँ डबल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब है कि उस पॉइंट से एक लाइट आ रही होगी, जो ये जो ग्लास है ऊपर में, वो ग्लास क्या करता होगा, 2 रेज में ट्रांसफर, उसको 2 रेज में स्प्लिट कर देता होगा। ठीक है, तो वहाँ पर इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डबल रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? डबल रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज जो निकोल प्रिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बिल्कुल इसी प्रोसेस पर बेस्ड है। इसका जो प्रिंसिपल होगा यही है, डबल रिफ्रैक्शन, और एक और है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो दोनों प्रिंसिपल है इनका, एक डबल रिफ्लेक्शन है, दूसरा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कैसे होता है और इसका क्या काम होता है? निकोल प्रिज्म का काम होता है कि जब भी कभी क्या करना हो, एक अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट करना हो। तो साथियों, दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं एके फिजिक्स क्लासेस। लगे रहिए मेरे साथ एके फिजिक्स क्लासेस में। और आप सेमेस्टर 6 के साथी होंगे, हो सकते हैं आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो सेमेस्टर 4 के होंगे, लेकिन ऑप्टिक्स पढ़ना है। वेव एंड ऑप्टिक्स का सेकेंड लेक्चर है, मतलब सेकेंड है ये तो यूनिट। ठीक है, तो इसमें हम लोग निकोल प्रिज्म को पढ़ेंगे। और निकोल प्रिज्म क्या करती है, एक अनपोलराइज्ड लाइट को कन्वर्ट करती है पोलराइज्ड लाइट। निकोल प्रिज्म किसकी बनी हो रहती है? तो जो मैंने अभी बताया, कैल्साइट क्रिस्टल। वो कैल्साइट क्रिस्टल क्या करती है, एक रे ऑफ लाइट को 2 भाग में स्प्लिट कर देती है। कैसे करती होगी भाई? जब भी रे ऑफ लाइट एक इंटर करता होगा उसमें, ठीक ना, उस कैल्साइट क्रिस्टल में, तो क्या होता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन मैं बना रहा हूँ कि ये लाइट जो जा रही है वो यन पोलराइज्ड लाइट है, यानी पोलराइज्ड लाइट है। जब ये जाती है, और ये आप समझिए कि इधर निकोल प्रिज्म है। ठीक है, क्या होता है, किस तरह होता है, बताएंगे हम पूरा। निकोल प्रिज्म में जाने के बाद निकोल प्रिज्म का जो पास एक्सिस होता है वो इस तरह होता है। ठीक है, निकोल प्रिज्म में जाने के बाद ये 2 रास्ते में बढ़ जाते हैं इस तरह से। ठीक है, एक लाइट जो है सीधा सीधा निकल जाते हैं और एक लाइट जो है यहीं पर इल्यूमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये जो लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इसका मतलब इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो हर एक जगह पर होगा। और अनपोलराइज्ड लाइट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद इधर चला जाएगा पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहाँ भी आएगा पोलराइज्ड लाइट। ये जो लाइट है, इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन जो होगा वो होगा इन प्लेन ऑफ पेपर, या फिर यहाँ पर मेरा प्लेन ऑफ बोर्ड है। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वो कहाँ पर होगा, प्लेन ऑफ पेपर होगा, प्लेन ऑफ पेपर। मतलब मेरा ये यहाँ पर बोर्ड है। ठीक है, और ये जो ओ रे आया, ये दूसरा रे है, इसका नाम भी बताने वाले हैं। इस रे का जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट करेंगे वो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर होंगे। ठीक है, तो इससे हुआ क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था, उसको मैंने 2 अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाया। मतलब इसको सिंगल वाइब्रेशन करवाया, इसको भी सिंगल वाइब्रेशन करवाया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये भी पोलराइज हो गई, क्योंकि इसका पोलराइज लाइट क्या होता है, वैसा लाइट जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में, कोई सर्टेन डायरेक्शन में वाइब्रेट करे। ठीक है, तो ये भी पोलराइज हो गई और ये भी पोलराइज हो गई। ठीक है, अब बात है यहाँ पर 2 रे आ रहे हैं, तो उसको में से हमको एक ही निकालना है। तो
एक को हटाना पड़ेगा और इसके लिए हम यूज करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और एक्चुअली में वही होता है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करती है, जो मैंने पोलराइजर बताया था। उसी तरह का एक पोलराइजर ये भी है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों इसके कंस्ट्रक्शन की, और इसका कंस्ट्रक्शन आखिर में क्या कंस्ट्रक्शन बताने से पहले प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। प्रिंसिपल इसके दो है, एक है डबल रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है, दूसरा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पता चल गया होगा। जब भी अनपोलराइज्ड कैल्साइट क्रिस्टल, ये किसकी बनी हुई होती है, ये होती है कैल्साइट क्रिस्टल की। तो जब भी कभी अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है, इंटर करती है यहाँ पर, तो ये दो लाइट में स्प्लिट कर जाती है। ठीक है, और वो दोनों जो होती है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है। ठीक है, और ये प्लेन ऑफ पोलराइजेशन जो होता है, ये इसका एक लाइट का होता है इन द प्लेन ऑफ पेपर, उसको बोलते हैं ई रे। ठीक है, इसको बोलते हैं ई रे। और एक का होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, मतलब ये एक हो गया प्लेन ऑफ पेपर में इधर वाइब्रेट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा इस प्लेन के यहाँ जो प्लेन है वो प्लेन है। ठीक है, तो इस तरह दूसरा जो होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, इसके कारण ये 90, ये और ये दोनों के बीच में कितना बन जाएगा, दोनों के बीच में बन जाएगा 90 डिग्री। मतलब इनके और इनके बीच में कितना अंतर होता है, 90 डिग्री का अंतर होता है। ये होता है ई रे, और इसको बोलते हैं ओ रे। ठीक है, ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। ठीक है, और ओ का मतलब होता है ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का मतलब क्या होता है भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे का मतलब होता है ऐसा रे, ठीक है, जो पहले ऑर्डिनरी बताते हैं। ऑर्डिनरी रे ऐसा रे है, ठीक है, जो क्या करता हो वो ये करेगा कि जितना भी रे ऑफ लाइट है, ये जो रे है वो फॉलो करेगा स्नेल्स लॉ को। ठीक है, और ये जो है सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एंगल को फॉर्म करके स्प्लिट कर जाते हैं। क्योंकि ये जो है सो थोड़ा कम एंगल फॉर्म किया है, और ये ई रे जो है सो थोड़ा ज़्यादा एंगल फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इसका प्रिंसिपल होता है। दो प्रिंसिपल है मैंने बताया, पहला तो इसका हो गया डबल रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला, दूसरा होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए क्या होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, क्या होता है कि जब भी कभी हम लोग लाइट को एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास कराते हैं, ये डेंसर मीडियम, और ये जाएगी लाइट कहाँ पर, रेयर मीडियम में। तो ये देखिए यहाँ पर नॉर्मल है, जब भी डेंसर से रेयर में जा रहा हो तो नॉर्मल से क्या होती है, थोड़ा दूर जाती है ना। ठीक, उसी तरह अगर एक ऐसा कंडीशन आ जाए जब हम लोग इंसिडेंट एंगल को जो है, इंसिडेंट एंगल को इतना ज़्यादा बढ़ा दें कि इसका रिफ्लेक्टेड रे जो है सो इधर ही आ जाए। ठीक है, मतलब उसी मीडियम में वापस आ जाए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। इससे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या है पता होगा, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो जाए उसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये क्रिटिकल एंगल से अगर ज़्यादा हम इंसिडेंस एंगल को बढ़ा दें तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करने लगता है। और वही होगा यहाँ पर एक लगाया जाता है, एक सॉल्यूशन होता है, इसको हम लोग ग्लू के नाम से जानते हैं, उनका नाम है बाल्सम कनाडा ग्लू। ठीक है, कनाडा बाल्सम ग्लू है उनका नाम। ठीक है, उनको यहाँ पर लगाया जाता है इस डायरेक्शन में, और वो क्या करती है, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ये हो जाता है डेंसर, और वो हो जाता है रेयर, जिसके कारण से ये फेनोमेना फिर से होता है। समझे, तो इसको वर्किंग में देखेंगे। अभी कंस्ट्रक्शन को देखिए ध्यान से, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को समझना बहुत जरूरी। एक चीज़ बता दूँ, इस लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF के फॉर्म में है। ठीक है, और लाइन बाय लाइन आप जो से पढ़िए, बिल्कुल टूटी फूटी भाषा में, अपनी ही भाषा में रखा हुआ है। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं यहाँ से गाना सुन रहा हूँ तो गलत बात है गाना नहीं सुन रहे हैं,
थोड़ा सा हो जा रहा है, इको ज़्यादा है इस रूम में, इसीलिए। ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल सेटअप नहीं है, हम कहीं दूसरी जगह आए हैं और वहीं पर इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो बच्चों एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसमें हम लोग यूज करते हैं रोम्बोहेड्रल शेप का, रोम्बोहेड्रल शेप। अब ये रोम्बोहेड्रल क्या होता है भाई, तो आपने देखा होगा 6 फेस का होता है, जैसे ईंट, ब्रिक्स, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका घनाभ के आकार का, मतलब वो हो जाता है पैरेललोग्राम, वो पैरेललोपाइप के टाइप में, ठीक है, पैरेललोपाइप। ये होता है रोम्बोहेड्रल। अच्छा, जो ईंट है, ब्रिक्स, ठीक है, उसमें 90 डिग्री होता है प्रत्येक एंगल, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। ये रोम्बोहेड्रल होता है, मतलब इसका 6 फेस होता होगा, 2 फेस इधर से, 2 फेस इधर से और 2 फेस इधर से, तो 4 और 2 6 फेस हुए। और इन 6 फेसों के बीच में देखिए मैं फिगर बनाने वाला हूँ, इस टाइप से होता है। दिखाई दे रहा है फिगर, क्योंकि हमको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा। आई थिंक दैट्स वाज गुड। ओके, तो यहाँ से क्या होता है बच्चों, देखिए कि एक और इसी तरह बनाते हैं, जरा सा वेट कीजिए। एक कैल्साइट क्रिस्टल ही होता है, ये क्या होता है, ये जो है, जो एक्चुअल में कैल्साइट क्रिस्टल ही है, और कुछ और नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये है कैल्साइट क्रिस्टल। ठीक है, तो कैल्साइट क्रिस्टल इस तरह से होता है, ठीक है, रोम्बोहेड्रल शेप का, एक फेस आगे से, एक फेस पीछे से, 2 फेस, 2 फेस इधर 4 और 2 फेस इधर 6 फेस होते हैं। इनका जो एडजेसेंट एंगल होता है बच्चों, यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, उसके सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आप भी जानते होंगे भाई, कैसे जानते होंगे भाई, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता है, क्या पता नहीं, कि पैरेललोग्राम का जो है सम वो कितना होता है, एडजेसेंट एंगल का 180 डिग्री। तो इसमें से क्या होता है कि एक होता है 109 डिग्री का और एक होता है 71 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, निकोल प्रिज्म बनाना है। तो इधर से पॉलिश करते हैं, इधर एंड से, इधर एंड से। जब हम इधर पॉलिश कर रहे होते हैं इधर से, तो क्या होता है, इस टाइप से पॉलिश करते हैं कि इसका एंगल बढ़ जाता है 3 डिग्री और ये एंगल घट जाता है 3 डिग्री, समझे। तो इसका जो नया फिगर बनेगा वो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ लीजिएगा इस टाइप से। ये 71 डिग्री है ना, तो यहाँ हो जाता है 68 डिग्री। ठीक है, और 3 यहाँ पर बढ़ जाता है 112 डिग्री, ये एंगल होता है। हम बता रहे हैं कौन सा, रोम्बोहेड्रल होता है, रोम्बोहेड्रल। ठीक है, कैसे बनता है, कैल्साइट क्रिस्टल से, कैल्साइट क्रिस्टल रोम्बोहेड्रल शेप होना चाहिए। ठीक है, और ये रोम्बोहेड्रल एक्चुअल में क्या होता है, हेक्सागोनल होता है। क्या होता है, हेक्सागोनल। तो ये होता है हेक्सागोनल। ठीक है, मतलब इसका कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। वेरी गुड। अब क्या है, अब देखिए, अगर इसमें लाइट पास करती है तब क्या होता है देखिए। ठीक है, ये रिजल्टिंग मेरे पास आ गया क्रिस्टल। अब इसको 2 भाग में बांट दिया जाता है, इस टाइप से इसको 2 भाग में काट दिया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हम बता रहे हैं, इसको 2 भाग में काट दिए तो एक बन गया इस टाइप से, और दूसरा जो है वो बन गया, दूसरा जो है वो बन गया इस टाइप से, इस टाइप से बन गया दूसरा। ठीक है, अब इन दोनों को फिर से चिपका देंगे, बस सरते। कैसे चिपकाएंगे, फेविक्विक से नहीं बच्चा, फेविकॉल से नहीं बच्चा, फेविकॉल से नहीं चिपकाते इसको चिपकाते हैं कनाडा बाल्सम नाम के एक ग्लू से। ठीक है, कैल्साइट क्रिस्टल है तो कनाडा बाल्सम नाम के ग्लू से इन दोनों को हम क्या करते हैं, चिपका देते हैं। ठीक है, मतलब फिर से वही काम करती है। और इसका जो नीचे का सरफेस है, इसको हम लोग ब्लैक कलर से पेंटिंग कर देते हैं, तो कोटिंग कर देते हैं। कैसे करते हैं, ब्लैक कलर से। देखिए कैसे, ब्लैक कलर से क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो एक्चुअल में ये तो
कहानी बता दिया मैंने कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। कैसे इसको किया जाता है भाई, कनाडा बालसम से, कनाडा बालसम ग्लू होता है, उसी का यूज किया जाता है। इसके नीचे में क्या आता है, इसको कलर किया जाता है ब्लैक, पेंटेड एज ब्लैक, ठीक है। इसको फेविक्विक से नहीं चिपकाइएगा, नहीं चिपकेगा, समझे कि नहीं। नहीं तो वही फेविक्विक का ऐड देख करके बस चिपका रहे, सर चिप ही नहीं रहा, कैसे चिपकेगा बच्चा। अच्छा बच्चा, एक चीज और कि जब कभी ऑर्डिनरी जाएगा तो ये लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट अप इनटू 2 प्रोसेस हो जा रही है, सिंपल सा मैंने बताया। तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर होगा भाई ये कि इनका जो है 2 टाइप में, एक तो ऑर्डिनरी रे आ रहा है, एक आ रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका मतलब ऑर्डिनरी रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा, ठीक है। और ये जो मैंने डाला यहाँ पर कनाडा बालसम, तो कनाडा बालसम का भी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग होगा, तो उन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ये जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे भाई चौक चल जा भाई, हाँ, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया किसका, ऑर्डिनरी रे का, ये होता है 1.658, 1.658। और जो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का, यहाँ पर ई लिखे बच्चे, सी नहीं समझिएगा, ई लिखे, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का होता है वो होता है 1.486, 1.486। और सी जो होता है कनाडा बालसम, ठीक है, सी भी जिसको बोलते हैं वो होता है 1.55, ठीक है। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन हो गई, अब चले वर्किंग की तरफ। ओके देन आई एम गोइंग टू शो यू वर्किंग। आधा वर्किंग तो मैंने बता चुका है, बड़ा अच्छा समझ भी आ गया होगा, ऐसा हम भरोसा कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो क्या होता है सर, जब कभी भी ये लाइट आ रही हो और ये कैल्साइट क्रिस्टल है, तो इस पर जब लाइट पड़ेगी तो लाइट का 2 रिफ्लेक्शन होगा। कैसे भाई, डबल रिफ्लेक्शन फॉर्मूला इसी को तो बोलते हैं। तो एक रिफ्लेक्शन होगा जो सीधा जाएगा बच्चा, मार्कर बेटा, काम चल जाए बेटा। हाँ, तो एक जो होगा सो सीधा चला जाएगा, दूसरा थोड़ा बेंड करेगा, जो सीधा जाएगा उसको बोलते हैं ई रे, तो थोड़ा बेंड करता है उसको बोलते हैं ओ रे। क्या बोलते हैं, ओ रे। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, ओ रे। मेरे साथ बोलते जाइएगा ना, तो ओ रे बोलिएगा ना, याद हो जाएगा। ये होता है ओ रे। अब बच्चा होता क्या है, देखो ई रे का जो है यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.486 है ना, और यहाँ जो कनाडा बालसम होगा, कनाडा बालसम उसका है 1.55, 1.55 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम ई रे का बात कर रहे हैं, जब ई रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मेरे पास, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.486, मतलब 1 टका 40 पैसा, इतना समझो यार। दूसरा है सी रे, और ये कनाडा बालसम, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55, ये लिक्विड है, सॉल्यूशन है, इसलिए इसको चिपकाया है, समझे। तो ये रेयर है, ये डेंसर है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो रेयर होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है, समझे। तो एक रेयर है और दूसरा क्या है, दूसरा डेंसर है। तो चूंकि ये रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये सीधा चला जाएगा बच्चों, सम छोटा सा थोड़ा सा बेंडिंग शो करते हुए चला जाएगा, ठीक है भाई, चला गया ये क्या हुआ भाई, ये इधर चला गया, ठीक है, निकल जाएगा। लेकिन बच्चा ये तो और ये जो है सो, और यहाँ पर देख रहे हैं कनाडा बालसम, तो कनाडा बालसम रेयर है और वो जो है सो डेंसर है। कनाडा बालसम क्या है, रेयर है, और वो जो है मतलब ऑर्डिनरी रे, तो उसका जो है सो क्या है, डेंसर है। तो डेंसर से जब रेयर में जाता है तो यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लेकिन हर एक कंडीशन पर नहीं, सिर्फ उस समय जब यहाँ पर क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा बेंड करता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होने के कारण से ये क्या होती है, इधर बेंड कर जाती है, बस। मतलब ये जो ओ रे था, इसका वाइब्रेशन था परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द पेपर और प्लेन ऑफ द बोर्ड विल बी बेंड इन द सेम मीडियम, मतलब फिर से उधर ही आ जाएगा। अब ये इधर आ गया बच्चा, अब ये घूम के इधर आ गया, ठीक है। अब इधर आ गया, तो हम नीचे में क्या, नीचे में ब्लैक कलर किए हुए हैं,
बच्चा हम लोग क्या किए हुए हैं, ब्लैक कलर का। हमेशा आप बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे का मस्ती बहुत अच्छा होता है, इसलिए बच्चा ब्लैक कलर किए हैं तो ये ब्लैक कलर ऑब्जर्व कर लेगा। क्या करेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ब्लैक वैसे भी कलर ऐसा है जो ऑब्जर्व करता है, समझे, तो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब ये जो और है उसका कहानी खत्म। हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ई रे। क्या मिलेगा, ई रे। तो ये ई रे बाहर निकल सकता है। बच्चा इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है कि हमको बताइए क्रिटिकल एंगल जो होगा सो एप्रॉक्स कितना होगा। तो मैंने बताया यहाँ पर 68 होता है ना, ठीक है, और उधर हो जाता है कितना, 112। ये एंगल होता है 68, ये होता है 112 डिग्री। अभी बताया क्या है ना। तो ये देखो क्या होता है, ठीक है, ठीक है भाई। हाँ, तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि जो ये फॉर्मूला होता है किसका, फॉर्मूला जो होता है क्रिटिकल एंगल निकालने का, वो होता है क्रिटिकल एंगल निकालने का फॉर्मूला साइन इनवर्स म्यू सी बाय म्यू, ये जो आ रहा है वो म्यू सी बाय म्यू वो। साइन इनवर्स क्या होता है, म्यू सी बाय म्यू वो, ठीक है। हम समझते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी आप समझिए, सुनिए मेरी बात को, नोट्स में आपको दिया हुआ। तो यहाँ पर अगर हम साइन इनवर्स निकालेंगे, म्यू सी के जगह पे 1.55 लिखेंगे, बाय म्यू के जगह पे लिखेंगे 1.658, और इसको डिवाइड करने के बाद एक्चुअल जो आता है वो अप्रॉक्स 68 डिग्री आ जाएगा। कितना, अप्रॉक्स 68 डिग्री, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल जो है 68 डिग्री, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 68 डिग्री है, और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा में, ठीक है। ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है तो बाउंसिंग बैक तो होगा ही, होगा तो ऑब्जर्व करेगा, समझे। तो ये था हमारा ओ रे और ई रे का कहानी। अब यही क्रिटिकल है, यही जो निकोल प्रिज्म है ये यूज होता है ऑप्टिकल किसमें भाई, यही निकोल प्रिज्म यूज होगा ऑप्टिकल रोटेशन में। और ऑप्टिकल रोटेशन के बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्रेस्नेल थ्योरी ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी तरह वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मेरे साथ जुड़े रहिए, समझिए।